हमको पता है कि पिछली क्लासेस में हमने बेसिकली डिसीजन ट्री को डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि रिलेटेड हैं किसी भी मॉडल, जो कोई भी डिसीजन ट्री है या कोई भी एल्गोरिदम है, कोई भी लर्निंग एल्गोरिदम है उसके साथ अटैच होते हैं। सारे के सारे ये जो प्रॉब्लम्स अभी हम देखेंगे या स्मॉल इश्यूज हैं, ये हर मॉडल के साथ अटैच होते हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की रिफाइनमेंट है कि हमने अपने मॉडल को रिफाइन करना है, उसको देखना है कि वो कैसे हमारे डेटा के साथ बेहतर तरीके से फिट हो सकता है। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो है जनरलाइजेशन एंड ओवर फिटिंग का। तो जनरलाइजेशन से मुराद क्या है कि मॉडल्स एबिलिटी टू रिएक्ट टू न्यू अनसीन डाटा, कि हमारा जो मॉडल है वो, या जो लर्निंग एल्गोरिदम है जिसको हम मॉडल कह रहे हैं यहाँ पे, वो अनसीन या न्यू डाटा के साथ कैसे बिहेव करती है, कैसा उसको रिएक्ट करती है, क्या उसको भी उसी तरीके से सक्सेसफुली वो क्लासिफाई करती है जैसे उसने ट्रेनिंग मॉडल पे किया था, या जो नया डाटा कोई आ गया है तो उसको वो उसके ऊपर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। ठीक है, अगर तो हमारी एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म करेगी तो हम कहेंगे कि आवर मॉडल जनरलाइज्ड वेल, और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि उसने जनरलाइज नहीं किया है। यहाँ से अगला जो कंसेप्ट एक निकलता है वो ओवरफिटिंग का है। इस ये क्या है बेसिकली, इन ओवरफिटिंग रेफर्स टू अ मॉडल दैट मॉडल्स आर ट्रेनिंग डेटा टू वेल। ओवरफिटिंग वो मॉडल है जो क्या करता है, हमारे मॉडल जो ट्रेनिंग डेटा है उसको बहुत अच्छे तरीके से फिट करता है। इट हैपन्स व्हेन अ मॉडल लर्न्स द डिटेल and noise in the training data to सर बात कर। overfitting refer to a model that models the training data too well. It happens when a model learns the detail and noise. ये देखिए यहाँ पे एक चीज आ रही है नॉइज, इसको मैं अभी बताता हूँ ये क्या चीज होती है। एंड नॉइज इन द ट्रेनिंग डेटा to the extent that it negatively impacts the performance of the model on new data. ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास ओवर फिटिंग से मुराद ये है कि हमारा जो मॉडल है वो हमारे डाटे के साथ बड़ा क्लोजली, आप कह लें एग्जैक्टली जो है ना वो डाटा पॉइंट्स को टच कर रहा होता है। ठीक है, तो बेहतरीन होता है। लेकिन जब न्यू डाटा आता है तो उसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि ये जो हमारे डेटा पॉइंट्स हो सकता है उसमें कुछ नॉइज हो। नॉइज का मतलब ये है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो डेटा है उसको 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 हमने मिसरीड किया हो, या उसको प्रॉब्लम हो, या जिस जिस डिवाइस के थ्रू हमने उसको लिया है वो ठीक ना हो। मतलब आप कह सकते हैं कि वो डाटा रॉन्ग है, वो गलत डाटा था, वो ठीक एक्चुअल डाटा नहीं था। इसको हम नॉइज कहते हैं, ये नॉइज। तो ओवरफिट में क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है उसको भी अपने जब लर्निंग कर रहा होता है ट्रेनिंग की फेज के अंदर, उसको भी इंक्लूड कर लेता है, जिसकी वजह से जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो, क्योंकि उसने नॉइज को भी ऐड किया होता है, जिसकी वजह से अगेन जो जेन्युइन इंस्टेंसेस होते हैं, ये डाटा होता है वो सफ़र करता है। ठीक है, तो ये ओवर फिटिंग है, इसकी वजह से भी हमारे जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। Overfitting grows as hypothesis space and the number of input attributes grow. जो हमारे पास ओवरफिटिंग है वो कब हमारे पास ग्रो करती है, जब हमारे पास हाइपोथेसिस स्पेस जो है और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा होंगे और उसमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे। ठीक है, तो ओवर फिटिंग में क्या होता है कि हमारी हाइपोथेसिस ग्रो करे, और जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर हमारा डाटा ओवरफिट कर सकता है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, कुछ हैं वो कम इंफॉर्मेटिव हैं, तो जिसकी वजह से
बाज़ औक़ात इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे मॉडल के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है वो ओवरफिट करता है। और आपको बता दिया कि ओवरफिटिंग बेसिकली हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है। लेस लाइकली एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। तो इसमें कमी कब आती है, कब ओवरफिटिंग कम होती है? वो तब होती है जब हमारे जो ट्रेनिंग डाटा की एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादा हों। अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा होगा तो ओवरफिटिंग के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है। इसके बाद है बेटा कि अगर हमारे पास ओवरफिटिंग आ रही है तो हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट है डिसीजन ट्री प्रूनिंग। प्रूनिंग कहते हैं, प्रूनिंग आप एक बड़ा आम सा कीवर्ड है, अगर आपको शायद मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप देखें प्रूनिंग बेसिकली आपकी, अगर आपने अपने घर में कुछ ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं तो आप उसकी काट छांट करते रहते हैं ताकि वो अच्छे लगें, तो इस प्रोसेस को प्रूनिंग कहते हैं। तो आप वो ऐसी शाखें जो कि बेहंगम सी होती हैं, जिनका वो ख़ास मकसद आपको नज़र नहीं आ रहा होता, या वो ट्री की जो शेप है उसको ख़राब कर रही होती हैं, तो आप उसको काट देते हैं, तो ये प्रोसेस प्रूनिंग कहते हैं। तो जैसे अभी आपने एक ट्री ग्रो किया है, डिसीजन ट्री, तो अब इसमें ऐसी जो ब्रांचेज हैं जो कि लेस इंफॉर्मेटिव हैं, जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मॉडल के अंदर, हम उसकी प्रूनिंग कर देते हैं। ठीक है। तो वो प्रूनिंग के थ्रू हम ये ओवरफिटिंग को बेसिकली हम कैटल करते हैं, इसको कम्बैट करते हैं। प्रूनिंग वर्क्स बाय एलिमिनेटिंग नोड्स दैट आर नॉट clearly relevant. For example, that is information gain is equal near to zero. फॉर एग्जाम्पल अगर इंफॉर्मेशन गेन की बात करें, जो कि आपने पढ़ा भी है, अगर इंफॉर्मेशन गेन जो है वो ज़ीरो के करीब तरीन है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि हमें यहाँ से कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो फिर इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम प्रोन कर देंगे। हाउ लार्ज a gain should we require in order to split a particular attribute? तो ये हमें बाज़ बात हमें खुद से डिसाइड करना होता है कि हम कितना इंफॉर्मेशन गेन चाहिए। ठीक है। यानी कि हमें अपनी बाउंड्री बतानी होती है कि यहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन गेन चाहिए, अगर उससे कम होगी तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली उसको प्रूनिंग कर देंगे। तो इसका एक और तरीका कार भी है, वो है सिग्निफिकेंस टेस्ट। ये स्टैट में अगर आपका बैकग्राउंड स्टैट्स है तो आपको पता होगा कि सिग्निफिकेंट टेस्टिंग क्या होती है। तो इसमें हम थ्रू सम स्टैटिकल मेथड हम अपना टेस्टिंग करते हैं, कि चेक करते हैं कि डिफरेंस कितना है। अगर तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो हम उसको ले लेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। तो इसमें जो बेसिक आइडिया नल हाइपोथेसिस हम जिसे कहते हैं, कि बेसिक आइडिया ये है बेसिक के नो अंडरलाइंग पैटर्न, और जो इसका अपोजिट होता है उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न मौजूद है। ठीक है। तो इन दोनों में से हमारे पास जो भी होगा, अगर तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कि हम उसको ले लेंगे, अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है। Then the actual data are analyzed to calculate the extent to which they deviate from a perfect absence of pattern. If the degree of deviation is statistically unlikely, that is 5% or less, then it is considered to be a good evidence for the presence of a significant pattern in the data. इसके बाद बेटा कुछ और स्मॉल थिंग्स हैं जो कि डिसीजन ट्री कैटर करता है, उसको फेस करनी पड़ती हैं। In practice, decision tree learning has to answer also the following questions: missing attribute values while learning and in classifying instance. अगर डेटा में मिसिंग वैल्यू हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टी वैल्यूड डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज सब सिटिंग और पिनलाइजिंग अगेंस्ट टू मैनी वैल्यूज, कि अगर हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यूज हों तो फिर क्या होगा, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स। तो स्प्लिट पॉइंट सिलेक्शन फॉर इंटरवल डिवीजन है, उसके बाद कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं कि अगर वो होंगी तो क्या, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कि जब आपको डाटा के ऊपर परफॉर्म करने पड़ेंगे, जब ये इसको आपको डाटा को क्लेंसिंग करनी पड़ेगी, उसको क्लीन करना पड़ेगा, इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम से। तो जब आप एक्चुअल डाटा लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा डाटा में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, जो कि अभी मैंने कुछ आपके सामने रखे हैं। तो इनमें से आप वो एट्रीब्यूट्स को आप एज ए
प्रिंसिपल आप उनको डिसाइड करेंगे कि आपने मिसिंग डाटा के साथ क्या करना है, मल्टी वैल्यू के साथ क्या करना है, कंटिन्यूस डाटा के साथ क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉडल की एग्जीक्यूशन से पहले आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। Decision trees are used widely and many good implementations are available. Decision tree fulfill understandability contrary to the neural networks, which is a legal requirement for financial decisions. खास तौर पे ऐसे डिसीजंस जिसमें लीगल बाउंड आ जाता है, तो उसमें आमतौर पे जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो मॉडल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि मॉडल क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, तो डिसीजन ट्री एक ऐसा मॉडल है जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, अंडरस्टैंडेबल है, तो लोग इसको प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि अभी तक उसकी जो आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर लोग कम बिलीव करते हैं या उसको कम इस्तेमाल करते हैं। जी, अब आगे हैं जी एवेल्युएटिंग एंड चूजिंग द बेस्ट हाइपोथेसिस। कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास हाइपोथेसिस स्पेस है, यानी कि मल्टीपल हाइपोथेसिस हैं। जैसे कि मैंने शुरू में इस चैप्टर के शुरू में आपको बताया था कि अगर आपके पास एक टेबल है और आपने फिट करना है, तो मैंने आप सब लोगों से कहा कि मुझे एक एक फंक्शन बना के दें उसका, और वो फंक्शन जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो फंक्शन हमारा सिलेक्टेड फंक्शन होगा। ठीक है, बेस्ट वन। तो अब हमारे पास, क्योंकि ये तो मैनुअल काम था, आपने मुझे कुछ कुछ हमने बना के देखे मैनुअली। अगर यही काम हमने ऑटोमेटेड तरीके से करना हो, ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर हो, वो खुद से अपना बेस्ट हाइपोथेसिस सेलेक्ट करे, तो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे करेगा? we we assume that there is a probability distribution over examples that remain stationary over time. Each observed value is sampled from that distribution and is independent of previous examples, and each example has an identical prior probability distribution. अच्छा, अब इसमें कई की टर्म्स हैं जो कि आपको प्रोबेबिलिटी से आ रही हैं। अगर आपकी बैकग्राउंड है प्रोबेबिलिटी, तो आपको इन टर्म्स की समझने में कोई इशू नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आपको आपकी प्रोबेबिलिटी बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, लेकिन आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वहाँ से कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन से आमतौर पर मुराद है कि कैसे हमारा जो डाटा है वो कैसे आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों आपकी क्लास है 50 की, तो मैं आपसे कहता हूँ एक बर्गर परचेज़ करके लाएं, और वो जो बर्गर है आप सब लोग परचेज़ करके लाते हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आप इन सब लोग मुझे इसका वेट बताएं, इस बर्गर का वेट क्या है। ठीक है, तो जो आप लोग जब उसका वेट करेंगे, तो क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि वो जो बर्गर है वो 250 ग्राम का है। ये जो मैन्युफैक्चरर है उसने इसका वेट ये बताया हुआ कि ये 250 ग्राम प्लस माइनस कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम कहते हैं वो होता है। तो जब मैं आप 50 लोगों से उसका वेट करवाता हूँ, तो अक्सर जो लोग हैं, अब ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है, ये मैं डी टाइप एक कर्व आपके सामने बनाया है। ठीक है, ये जो डी टाइप कर्व है, अक्सर लोगों का जो वेट है ना, वो 250 ग्राम होगा दरमियान में, जैसे अभी मैं आपको कुछ लाइन से बता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों का जो बर्गर का वेट है वो कम होगा। ठीक है, और ये लाइंस छोटी होती जाएंगी, यानी ये कर्व के मुताबिक छोटी होती जाएंगी, और कुछ लोगों का वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है कि 50 लोगों का जो बर्गर का वेट है वो किस तरह का था, तो अक्सर का 250 ग्राम था, लेकिन कुछ का उससे ज़्यादा था और कुछ का उससे कम था। तो ये जो डी टाइप एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, या ऐसे है कि आप लोगों के एग्ज़ाम हुए, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का रिजल्ट आ गया, तो अक्सर जो हैं वो उनका फ़र्ज़ कर लें कि वो 70 की रेंज के अंदर है। ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो 70 से ज़्यादा हैं, और बहुत थोड़े हैं जो 70 से कम हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो एवरेज 70 के अराउंड है। ठीक है, तो इस उसकी जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी ये इस तरह की डी बनेगी। लेकिन ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं जिसकी शेप्स कुछ ऐसे कि शुरू में ज़्यादा होता है और फिर आखिर में कम हो जाता है। ठीक है, या शुरू में कम है और आखिर में ज़्यादा है।
अगर आप प्रोबेबिलिटी वगैरह आपने पढ़ी हुई है तो आपने बहुत ज़्यादा टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। Examples that satisfy these assumptions are called independent and identically distributed. The error rate of a hypothesis H is the proportion of the mistake it's made. ठीक है, तो एरर रेट हमारे पास क्या है, जो हाइपोथेसिस एच है उसका जो पोर्शन है जो मिस्टेक्स करता है, मतलब कि जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं और जो प्रेडिक्टेड डाटा पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो एरर आती है उसको एरर रेट कह रहे हैं, ठीक है जी। Just because a hypothesis H has low error rate on the training set does not mean that it will generalize well. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर एक हाइपोथेसिस एच है उसका एरर रेट जो है वो कम है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो जनरलाइज वेल होगा, ठीक है। तो इसकी क्या इंसाइट है वो अभी हम इन स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। अच्छा, मॉडल सिलेक्शन कम्प्लेक्सिटी वर्सेस गुडनेस ऑफ फिट। अब हमारे पास जो हाइपोथेसिस है, ये जो मॉडल है, तो उसमें से अब हम बेसिकली उसकी सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब उसकी सिलेक्शन में दो पॉइंट हैं, एक है कम्प्लेक्सिटी और एक है गुडनेस ऑफ फिट। कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि हमारा मॉडल कितना कम्प्लेक्स है, यानी कि अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो वो क्या वो मॉडल लीनियर है या पॉलिनोमियल फॉर्म में है, विद पावर 2 है, विद पावर 3 है, पावर 4 है, 5 है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जो लीनियर है वो सबसे उसकी कम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, और जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाती है उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है कि जो मॉडल है वो डाटा के साथ कितना बेहतर तरीके से फिट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने चूज़ करना है कि हमारा मॉडल कितना कम्प्लेक्स होना चाहिए और कितना वो डाटा के साथ फिट करना चाहिए। ये अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 18 के शुरू का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इसकी बात भी की थी, और उसमें ओकोहम रेजर एक थ्योरी थी जो कि ये कहती है कि हमें सिंपल मॉडल को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर दो मॉडल हैं और दोनों की परफॉर्मेंस एक ही तरह की है तो उसमें से हमें जो सिंपल है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन हियर in this example there is a trade off between complexity and goodness of fit, ठीक है। we can think of finding the best hypothesis as two tasks. Model selection defines the hypothesis space and optimization finds the best hypothesis within that space, ठीक है। मॉडल सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर हाइपोथेसिस स्पेस को हम सिलेक्ट बताते हैं और जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें से हम जो सबसे बेस्ट हाइपोथेसिस है वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है हाउ टू सिलेक्ट अमंग मॉडल्स दैट आर पैरामीटराइज्ड बाय साइज। ये हमने डिफरेंट मॉडल्स में से कैसे सिलेक्ट करना है कि अगर हम उसको पैरामीटराइज बाय साइज, हमने उसको साइज के लिहाज से अलग अलग किया होगा, ठीक है जी। With polynomials, we have size 1 for linear functions, size 2 for quadratics and so on, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन को हम साइज 1 कह रहे हैं और क्वाड्रेटिक फंक्शन को 2 एंड सो ऑन। जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी उसका साइज बढ़ता जाएगा। फॉर डिसीजन ट्रीज द साइज शुड बी द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री। तो डिसीजन ट्री से के अंदर साइज से मुराद ये है कि जितने उसके नोड्स होंगे उतना उसका साइज होगा। We want to find the value of a size parameter that best balances underfitting and overfitting to give the best test accuracy, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा साइज पैरामीटर हम ढूंढें। अभी साइज पैरामीटर का हमें नहीं पता, हमने उसकी सर्च करनी है, हम उसकी तलाश करनी है। और अब हमने उसकी तलाश इस तरीके से करनी है कि हमारा टारगेट ये है कि हम कहते हैं कि वो बेस्ट जो है वो बैलेंस करे और अंडर फिटिंग को और ओवर फिटिंग को, ठीक है। ओवर फिटिंग का कंसेप्ट तो आपने देख लिया है पिछली स्लाइड्स के अंदर, लेकिन अंडर फिटिंग का जो कंसेप्ट है ये आपको नहीं पता। ये आप समझे कि ओवर फिटिंग का ऑपोजिट है अंडर फिटिंग। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो बेहतर तरीके से फिट नहीं हो रहा था, यानी कि जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं और जो लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और फिट नहीं हो रहा था। तो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को अंडर फिटिंग कहते हैं।
तो अंडर फिटिंग भी और ओवर फिटिंग भी, दोनों जो हैं वो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को डिस्टर्ब करती हैं, खराब करती हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इन दोनों को ख़त्म करें, लेकिन हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम दोनों को कर सकते हैं, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है, जो मॉडल है, वो अच्छा परफॉर्म करे। Model selection complexity versus goodness of fit. A rapper takes a learning algorithm. अब इसको हमने देखना है, अब हमने डिसाइड करना है, यानी कि आप कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया जाए विद साइज पैरामीटर के साथ। ये साइज को हम कम ज़्यादा करके चेक करेंगे कि कौन सा मॉडल जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो हम क्या करते हैं, एक रैपर लेते हैं। रैपर एक आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ हमारे पास एक स्मॉल एल्गोरिदम है, या हमारे पास एक कोडिंग है जो अभी आप देखेंगे भी। वो क्या करती है, वो एक लर्निंग एल्गोरिदम को एज इनपुट के तौर पे लेती है। ठीक है, द रैपर इन्यूमरेट्स, तो रैपर जो है ये एल्गोरिदम ही है बेसिकली, आप देखेंगे रैपर इन्यूमरेट्स मॉडल्स अकॉर्डिंग टू द साइज पैरामीटर। कि जो रैपर है वो क्या करती है, वो तमाम जो मॉडल्स हैं, जो मॉडल हमने देखे हैं, वो उनको साइज के हिसाब से उसको अपने पास ले लेती है। फॉर ईच साइज फिर क्या करती है, फॉर ईच साइज इट यूजेस क्रॉस वैलिडेशन से ऑन द लर्नर टू कंप्यूट द एवरेज एरर रेट ऑन ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट। तो ये क्या करती है, क्रॉस वैलिडेशन करती है। और वो क्रॉस वैलिडेशन कैसे होगी कि इट कंप्यूट द एवरेज एरर रेट ऑन ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट। कि ये जो ट्रेनिंग के ऊपर और टेस्ट के ऊपर जो एवरेज एरर रेट आ रहा है उसको कंप्यूट करती है। वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट मॉडल विच प्रोबेबली अंडरफिट द डाटा। हम शुरू कैसे करते हैं, हम शुरू सबसे पहले सादा और सिंपल मॉडल से शुरू करते हैं एंड आइटरेट, फिर उसको आइटरेट करते हैं कंसिडरिंग मोर कम्प्लेक्स मॉडल्स एट ईच स्टेप। और हर स्टेप पे उसके मॉडल जो हैं वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है until द मॉडल स्टार्ट्स टू ओवरफिट। और ये तब तक हम करते हैं जब तक कि हमारे मॉडल ओवरफिट होना शुरू नहीं हो जाते। द क्रॉस वैलिडेशन फिक्स द वैल्यू ऑफ साइज विद द लोएस्ट वैलिडेशन एरर। तो क्रॉस वैलिडेशन के अंदर हम वो मॉडल को सिलेक्ट करते हैं जिसका वैलिडेशन एरर सबसे कम होता है। व्हेन generate a hypothesis of that size using all the data without holding out any of it. Eventually, we should evaluate the returned hypothesis on a separate test set. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मॉडल सेलेक्ट हो गया होता है उसको फिर अलहदा से दोबारा से टेस्ट सेट के ऊपर हम उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेनिंग सेट के ऊपर उसको पहले चेक किया, फिर वैलिडेशन सेट के ऊपर, और फिर बाद में लास्ट में हमने उसको टेस्ट सेट के ऊपर लास्टली चेक किया कि वो कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर हमने मॉडल को सेट करना है। ये सारा प्रोसीजर है कि क्रॉस वैलिडेशन कैसे होगी। और ये सूडो कोड की फॉर्म में वो सारा जो पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है ये यहाँ पे गिवन है कि क्रॉस वैलिडेशन रैपर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसको लर्निंग पास के लर्नर से मुराद यहाँ पे डिसीजन ट्री है या कोई और लर्निंग एल्गोरिथम भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन ट्री है कि ये नंबर है जो आपने उसको इनपुट करना है ये वैलिडेशन के लिए कि कितनी आपको वैलिडेशन चाहिए। ठीक है जी, और एग्जांपल्स हैं, ये जो डाटा है जो आपका डाटा सेट के अंदर है, और ये हमें एक क्या करेगा, एक हाइपोथेसिस रिटर्न करेगा। ठीक है, ये के जो पैरामीटर हैं ये हमारे पास है कि वो बेसिकली आइटरेशंस कितनी होंगी। आमतौर पर 10 के हम इस्तेमाल करते हैं। के का पैरामीटर आमतौर पर 10 हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे कम भी 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 10 20 कुछ भी कर सकते हैं। यूजुअली जो इसके पैरामीटर की वैल्यू हम 10 ही इस्तेमाल करते हैं। तो 10 में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक डाटा सेट है तो क्या किया जाता है कि हम अगर हमारे पास एक डाटा सेट है तो हम क्या करते हैं, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं
ये उसकी ट्रेनिंग करते हैं उसकी, ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग करते हैं। लेट्स सपोज हम उसके 9 पार्ट के ऊपर उसकी ट्रेनिंग करते हैं और जो 10वां हिस्सा है, ठीक है, 10th पार्ट होता है, उसके ऊपर उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम ये तो पहला हिस्सा था, फिर हम क्या करते हैं, दूसरे हिस्से को ले लेते हैं। हमने 10 हिस्से 10 पार्ट किए होते हैं ना, तो हम फिर दूसरे हिस्से को ले लेते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं और बाकी के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं और उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। फिर तीसरे को ले लेते हैं, फिर चौथे को ले लेते हैं, ठीक है। तो बारी बारी तमाम पोर्शन के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये वो पैरामीटर है जो कि हमें बताता है कि हमने कितने पार्ट्स उसके करने हैं, 10 करने हैं, 5 करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, जितने भी करेंगे, जितने भी हम मेंशन करेंगे, तो वो जो रैपर है क्रॉस वेरिफिकेशन का, उसको उसी के मुताबिक हमारे जो डाटा है उसको हैंडल करेगा। उसके बाद हमारे पास दो एरर के वेरिएबल्स हैं, एरर टी एंड अरे इंडेक्स बाय साइज स्टोरिंग ट्रेनिंग सेट एरर्स रेट, और एरर वी एंड अरे इंडेक्स बाय साइज स्टोरिंग वैलिडेशन सेट रेट्स, ठीक है। तो एक में ट्रेनिंग की एरर आ रही है, एक में वैलिडेशन की एरर आ रही है। तो साइज 1 टू इन्फिनिटी डू के ए से लेकर इन्फिनिटी तक हम जाएंगे और क्या करेंगे, एरर साइज टी बी को हम क्या साइन कर देंगे, क्रॉस वैलिडेशन। ये एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे मेंशन है। ये फंक्शन का जो रिटर्न है, जो उसकी आउटपुट है, वो यहाँ पे हमारे पास इसको वापस आ जाएगी। इसके गेन पैरामीटर लर्नर है, साइज है, के है, एग्जांपल्स हैं जो ऊपर मैं मेंशन कर चुका हूँ पहले से। इफ एरर टी हैज कन्वर्ज देन डू द वैल्यू ऑफ साइज विद मिनिमम एरर रेट, ठीक है। तो अगर तो वैल्यू कन्वर्ज कर जाए तो हमें जो बेस्ट साइज है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, और हमें लर्नर हम रिटर्न कर देंगे विद बेस्ट साइज। अब जो क्रॉस वैलिडेशन का फंक्शन है जो यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो ये फंक्शन कॉल करके क्या करता है, हमें दो वैल्यूज रिटर्न करता है। एक है हमारे पास है फोल्ड एरर टी और एक है फोल्ड एरर वी, ठीक है। फोल्ड 1 टू के डू, फोल्ड मैंने आपको बता दिया कि ये के फोल्ड, ये जो 10 है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 टू के है तो इसका मतलब है अगर हमने वैल्यू 10 सेट की हुई है तो ये 1 टू 10 है। ट्रेनिंग सेट वैलिडेशन सेट को हमने साइन कर दिया पार्टीशन, और लर्नर जो हमारे पास है, जो कि बेसिकली क्या है, वो लर्नर हमारे पास ट्रेनिंग सेट डिसीजन ट्री है, उसको हमने उसने हमें जब लर्निंग करके इस ट्रेनिंग सेट के ऊपर उस साइज के साथ लर्निंग करके एच हाइपोथेसिस रिटर्न किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसका जो फोल्ड एरर टी प्लस एरर रेट एच ट्रेनिंग सेट, तो उसका जो एरर रेट है वो हमने फोल्ड एरर टी के अंदर पुट कर दिया है, और जो उसका दूसरा है वैलिडेशन का एरर है वो हमने फोल्ड एरर वी के अंदर पुट कर दिया। ये लूप चलता रहेगा, अगर 10 है तो 10 दफ़ा ये चलेगा, और जो उसकी एरर है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, जमा होती जाएगी और 10 आइट्रेशन के ऊपर, और वो फिर फाइनली वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। रिटर्न हो के यहाँ पे आएगी, जहाँ पे एरर को हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। उसको दोनों एरर यहाँ पे वो रिसीव हो रहे हैं, वैलिडेशन की एरर भी और ट्रेनिंग की एरर भी, और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया गया है जो आगे लाइंस में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एन एल्गोरिदम, इसको इसका एन एल्गोरिदम टू सिलेक्ट द मॉडल दैट हैज़ द लोएस्ट एरर रेट on validation data by building models of increasing complexity and choosing the one with the best empirical value, empirical error rate on validation data। तो वही हम select करेंगे जिसका error, जो validation error है वो कम से कम होगा। Here error T means error rate on the training data and error V means error rate on the validation data. Learner size examples return a hypothesis whose complexity is set by the parameter size and which is trained on the examples. Partition examples fold K splits example into two subsets, a validation set of size nk and a training set with all the other examples. The split is different from each of the fold. The split is different for each value of 4, ठीक है जी। तो ये इसकी डिटेल है। हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन इस सारे प्रोसेस को कहते हैं। आप इसमें देखें कि फ्रॉम एरर रेट्स टू लॉस, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम और नॉन स्पैम, ठीक है। आप
आप बेटा, आप अक्सर आपने ये चीज़ नोट की होगी, आप आईटी के स्टूडेंट हैं, कि आपके जितने ईमेल बॉक्सेस हैं उसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा स्पैम का, ठीक है। तो वो स्पैम का फोल्डर वो होता है कि जिसमें आपकी अनवांटेड ईमेल्स आती हैं, जो कि ऐसी ऐसी मार्केटिंग की ईमेल्स हैं या ऐसे फजूल सी हैं जिसका आपसे कोई तलब नहीं है। तो ऐसी ईमेल्स को हम स्पैम कहते हैं। और नॉन स्पैम वो हैं जो आपकी एक्चुअल जेन्युइन ईमेल्स होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो स्पैम ईमेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्पैम के फोल्डर में चली जाती है, आप कुछ भी नहीं करते हैं, बिकॉज उसके पीछे एक लर्नर काम कर रहा होता है, एक डिसीजन ट्री की तरह का एक एल्गोरिथम काम कर रही होती है जो कि क्लासीफाई कर रही होती है उसको स्पैम और नॉन स्पैम के अंदर। इट इज वर्स टू क्लासीफाई नॉन स्पैम एज स्पैम। यहाँ पे हम वो कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है कि अगर हम नॉन स्पैम को एज ए स्पैम के तौर पे क्लासीफाई कर दें, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि अक्सर कभी कभी हो जाता है, अक्सर नहीं कभी कभी हो जाता है कि आपकी बाज़ बात जेन्युइन जो ईमेल्स होती हैं वो स्पैम में उसको डाल देता है, ठीक है। वो आपको बाज़ बात फिर वो ना रिसीव हो रही हो तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा तो आप फिर क्या करते हैं, उसको स्पैम के फोल्डर में जाके चेक कर लेते हैं कि कहीं यहाँ पे तो नहीं आ गई ईमेल। तो बेचने वाला कहता है मैंने तो सेंड की हुई है, आप कहते हैं मैंने रिसीव ही नहीं की, ठीक है। तो उसका बेहतर हल ये होता है कि आप स्पैम का जो फोल्डर होता है उसमें जाके चेक कर लेंगे कहीं गलती से ड्यू टू सम एरर जो एल्गोरिदम है उसने गलती से आपकी जो जेन्युइन ईमेल है उसको स्पैम के फोल्डर में तो नहीं डाल दिया। तो यहाँ पे कह रहा है इट इज़ वर्स टू क्लासीफाई नॉन स्पैम एज स्पैम देन टू क्लासीफाई स्पैम एज नॉन स्पैम, ठीक है। नॉन स्पैम को स्पैम में क्लासीफाई करना ज़्यादा बड़ा ब्लंडर है, ज़्यादा बड़ी गलती है एज कम्पेयर टू द क्लासीफाई स्पैम इज नॉन स्पैम। स्पैम जो है उसको नॉन स्पैम में करना इतनी बड़ी गलती नहीं है। आपको अगर नॉन स्पैम हो जाए यानी कि आपके इनबॉक्स के अंदर आ जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप अगर आपकी जेन्युइन ईमेल जो है वो स्पैम में चली जाए तो अक्सर तो कुछ पता ही नहीं चलता, आईटी के बच्चों को नहीं पता चलता कि वो ईमेल किधर गई है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि जो नॉन स्पैम को एज स्पैम क्लासीफाई करना बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। सो अ क्लासीफायर विद a 1% error rate where almost all errors were classifying spam as non-spam would be better than a classifier with only a 0.5% error rate if most of those errors were classifying non-spam as spam। तो इसका मतलब है इस सारे स्मॉल पैराग्राफ का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उसको उसके ऊपर गलती जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है, वो ज़्यादा नुकसानदेह है। यूटिलिटी इज what learners like decision makers should maximize. In machine learning, it is traditional to express utilities by means of loss functions. तो आपने यूटिलिटी बेस्ड सेट देखा भी हुआ है, तो उसमें आपने देखा है कि हमारे पास लॉस फंक्शन के थ्रू हम यूटिलिटीज को मेंशन कर सकते हैं कि एक चीज़ की कितनी यूटिलिटी है, ठीक है। द लॉस फंक्शन एल एक्स कामा वाई कामा y hat is defined as the amount of utility lost by predicting hx। h का मतलब आपको पता है हाइपोथेसिस है, h of x is equal to y cap when the error when the correct answer is f of x is equal to y। L, which is loss, x, y, y cap is equal to u, result of using y given an input x minus u, result of using u y cap given an input x। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉस का फंक्शन है कि कैसे हम लॉस को करेंगे कैलकुलेट, और ये बेसिकली हमारे पास एक यूटिलिटी है, ठीक है जी। Often a simplified version of the loss function is used. It is 10 times worse to classify non-spam as spam than vice versa। ठीक है, तो स्पैम को नॉन स्पैम करना जो है वो हमारे पास लेस कॉस्टली है, और इसका जो वाइस वर्सा है वो हमारे पास ज़्यादा कॉस्टली है।
नोट दैट एल वाई वाई इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो वो अगर दोनों वैल्यू सेम ही होंगी वाई वाई, तो जहाँ डेफिनेटली वो वैल्यू जीरो जीरो होगी। In general, if real valued data, small errors are better than large ones. Two functions that implement that idea are the absolute value of the difference called the L1 loss and the square of the difference called the L2 loss. Minimizing error rate is formulated on the L01 loss function. Absolute value loss L1 y comma y cap is equal to absolute value of y minus y cap squared error loss L2, which is represented by L2 y कैप इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप, ये स्क्वेयर है, ये टू जो है ना ये इसका स्क्वेयर है, वाई माइनस वाई वाई कैप का स्क्वेयर है। ठीक है, जीरो वन लॉस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल जीरो वन वाई वाई कैप इज इक्वल टू जीरो इफ वाई इज इक्वल टू वाई कैप एल्स वन। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास y और y कैप सेम है, यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा है और जो प्रेडिक्टेड डाटा है अगर सेम है तो हमारे पास लॉस जीरो होगा, अदरवाइज हमारे पास जो वैल्यू है वो वन होगी। ठीक है जी, लेट पी एक्स वाई बी अ प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एग्जांपल्स। हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स वाई की। लेट ई बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट आउटपुट एग्जांपल्स, then the expected generalized loss for hypothesis H with respect to the loss function is represented with generalized loss L of H is equal to summation over E L y H of X into P X Y. The best hypothesis H star is one of the minimum expected generalized loss, which is represented by argument minimum over H. तो ये जनरल लॉस फंक्शन जो है जनरलाइज लॉस फंक्शन वो सेम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमें बेस्ट हाइपोथेसिस रिटर्न करेगा। Because Pxy is not known, the learning agent can only estimate generalization loss with empirical loss on the set of examples E। ठीक है, तो ये हमारे पास हम चूंकि हमारे पास ये वैल्यूज अननोन है तो हम क्या करते हैं इंपीरिकल लॉस को कैलकुलेट करते हैं इंस्टेड ऑफ द जनरलाइज लॉस, और इंपीरिकल लॉस को इंपीरिकल लॉस को हम कंप्यूट कैसे करते हैं, वन ओवर एन समेशन ओवर ई एल वाई एच ऑफ एक्स। तो वाई हमारे पास वैल्यूज हैं और एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं एच ऑफ एक्स। ठीक है, और वाई हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास डाटा है वो है। द एस्टिमेटेड बेस्ट हाइपोथेसिस एच कैप स्टार इज देन द वन विद मिनिमम एम्पिरिकल लॉस। ठीक है, तो इसको हम ये हमारे पास सबसे जो अच्छा हाइपोथेसिस है उसको हम आर्गुमेंट मिनिमम, ये मिनिमाइजेशन की है, ये उसमें हमने क्या करना है कि हमने जो अपना लॉस है उसको मिनिमाइज करना है ओवर एच। ऐसा हाइपोथेसिस हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा जो लॉस है वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये अगेन आपको पता चल गया होगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम या तो मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये बेसिकली हम जहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हैं, मिनिमाइज क्या कर रहे हैं, हम एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं कि जितना कम से कम एरर होगा उतना ही हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सबसे बेस्ट होगा। इसके मुकाबले में हमारे पास एक और कंसेप्ट है विच इज नोन एज रेगुलराइजेशन। अर्लियर वी डिड मॉडल सिलेक्शन विद क्रॉस वैलिडेशन और मॉडल साइज। ठीक है, तो पहले हमने अभी जो बात की है वो क्रॉस वैलिडेशन की बात की है। An alternative approach is to search for a hypothesis that directly minimize the weighted sum of empirical loss and the complexity of the hypothesis, which we call the total cost। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इसका एक और अल्टरनेटिव पाथ है, वो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ द एच इज इक्वल टू empirical loss of h प्लस लैम्डा इंटू कम्प्लेक्सिटी ऑफ h। ठीक है, और हमने जो बेस्ट हाइपोथेसिस है उसको सिलेक्ट करना है विद द मिनिमाइजेशन और कॉस्ट ऑफ एच। तो हमने इस कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करना है। अब इन पैरामीटर्स को हम चेंज करके किसी भी तरीके से कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो ये कैसे चेंज करेंगे, लैम्डा की मदद से। हेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर, अ पॉजिटिव नंबर
that serves as a conversion rate between loss and the hypothesis complexity। तो ये जो लैम्डा है ये बेसिकली एक ट्रेड ऑफ करेगा, ये जो लॉस है और जो कम्प्लेक्सिटी है उसके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और उस बैलेंस को कैसे हमने सेट करना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, अगेन हमें क्रॉस वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। हमें बार बार चेक करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा जो हाइपोथेसिस है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा है और जो उसका लॉस है वो सबसे कम है। ठीक है जी। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लिसिटली पेनलाइजिंग कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इज कॉल्ड रेगुलराइजेशन। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको रेगुलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब जो ऑप्टिमाइज करने के दो तरीके हमने देख लिए हैं, एक सिंपली क्रॉस वैलिडेशन का था विद साइज, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, और एक और तरीका जो है वो है रेगुलराइजेशन, यानी कि इसके अंदर ये दोनों तरीके ऐसे हैं जैसे हमने फाइन ट्यूनिंग कर दी होती है, अपने मॉडल की फाइन ट्यूनिंग हमने की है बाय यूजिंग दीज टू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है जी। तो बेटा ये कुछ स्मॉल थिंग्स थी जो कि किसी भी लर्निंग एल्गोरिदम के साथ अटैच होती हैं, और ये सिर्फ डिसीजन ट्री के अंदर नहीं होंगी, बल्कि हम ये जितनी भी लर्निंग और एल्गोरिदम्स देखेंगे सब के साथ ये सारा काम हमें करना पड़ेगा। हमें रेगुलराइजेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमें क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमें ऐसे डाटे को डील करना पड़ेगा जो कि क्लीन डाटा नहीं है, उसमें इश्यूज हैं, तो हमें लाइक मिसिंग वैल्यूज हैं डाटा के अंदर, तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें तमाम लर्निंग एल्गोरिदम के साथ उसको हमें डील करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो बाकी इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा बात होगी।